हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है ऑन इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, उसमें 10 मार्क्स का जो है ये सेक्शन डिवाइडेड है। तो उसी तरीके से 10 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक पे आपको जो है हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। एंड जो देख चुके हैं तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहिए एंड अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 30 जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस हैज अ, ठीक है, तो एड्स में यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ए है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बी है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सी है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डी है डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, ठीक है। तो ये सबको बताना चाहिए कि जो एड्स होता है ना वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा फर्स्ट का राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। जब आपको पता है एक आयरन नेल जो होती है जब उस पर रस्ट लग जाता है, तो यहाँ पे पूछा है जब आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसका बताना है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ए है विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, ठीक है। बी है विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, सी विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल एंड डी विदाउट एनी चेंज इन द कलर ऑफ द नेल, ठीक है। तो ए भी हमारा गलत है, ठीक है। चेंज आता है वेट में, विद डिक्रीज नहीं, वेट हमारा जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। जब भी एक आयरन नेल जो है रस्ट लग जाती है उस पर, तो जो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है इट इज फॉर्म्ड विद एन इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें जो गैस फिल्ड होती है तो वो कौन सी गैस होती है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल्ड होती है। जो इसके अंदर मटेरियल यूज होता है वो होता है टंगस्टन, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फैथम इज द यूनिट ऑफ, तो फैथम किसकी यूनिट है। ए साउंड, बी डेप्थ, सी फ्रीक्वेंसी, डी डिस्टेंस। तो ये है हमारी डेप्थ की यूनिट, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, मैं काफ़ी स्पीड में ही चल रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर कंप्लेंट करते हैं कि मैम आप जो है ऑप्शंस नहीं रीड किए रहे हैं या ऐसे करें वैसे करें, तो मैं इसलिए अपनी स्पीड को जो है एक स्पीड तेज़ में ही रहूँगी, ताकि आप अगर 2x करके भी देख रहे हैं ना बाद में भी वीडियो, तो भी आपको काफ़ी स्पीड में लगेगी वीडियो, ठीक है, स्लो नहीं लगेगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज दैट रिजल्ट्स इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो नोन एज एक्जिमा, ठीक है। तो बेसिकली स्किन इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ है। तो ए है डर्मेटाइटिस, बी स्कैबीज, सी डिस्मोनोरिया और डी है कॉलेरा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो होती है ना ये स्किन रिलेटेड ही डिजीज होती है और इसको एक्जिमा भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एयर। जो ब्रास कंपाउंड होता है ना ये डिस्कलर्ड हो जाता है जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एयर में ऐसा कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से इसकी डिस्कलरेशन होती है। तो ए है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंट से जो ब्रास होता है ना वो एयर के कांटेक्ट में आने से डिस्कलरेशन हो जाती है। सेवंथ क्वेश्चन, नायसिन इज द नेम ऑफ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सब विटामिन जो बी की कैटेगरी में आते हैं ना उन सब के नाम भी ज़रूर याद करने चाहिए। तो नायसिन जो है इनमें से किसका नाम है। तो ए विटामिन B2, बी विटामिन B4, सी विटामिन B5, डी विटामिन B3। तो सेवंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विटामिन B3 जो है ना इसको नायसिन भी बोलते हैं या इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। निकोटिनिक एसिड भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेवंथ का राइट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो ए है जर्मेनियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी सल्फर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है ना वो डायमंड होती है, ठीक है। हार्डेस्ट कंपाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज विटामिन सी प्रेजेंट। तो विटामिन सी इनमें से किस में प्रेजेंट है। ए है एस्पार्टिक एसिड, बी है एडिपिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी सैकरिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना उसी को विटामिन सी भी बोलते हैं। 10th क्वेश्चन, among the following which one is मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो इनमें से मोस्ट सोल्यूबल कौन सा होता है वाटर में। ए है कैम्फर, बी है सल्फर, सी है कॉमन सॉल्ट और डी है शुगर। एंड काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती कराते हैं, सॉल्ट को लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आजकल जीके से भी जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी जो है पूछ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एक बार रिविजन ज़रूर आपको करके जाने चाहिए। तो मोस्ट सोल्यूबल जो है ना वो हमारी शुगर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है 10th का।
नाउ इट्स फॉर इकोनॉमिक सेक्शन। तो फिर 11th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इनमें से हमें बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ठीक है। तो ए है इनकम टैक्स, बी सेल्स टैक्स, सी एनुअल वेल्थ टैक्स, डी कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेल्स टैक्स जो होता है ना, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट्स। जो भी बैंक डिपॉजिट्स होते हैं ना, तो उनका जो मैक्सिमम इंश्योरेंस होती है वो कितनी होती है। ए है 1 लाख, बी 2 लाख, सी 5 लाख, डी 7.5 लाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। 13th क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सी है। तो फर्स्ट है जीडीपी इज द स्पेसिफिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दैट डज नॉट इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक लेजर टाइम, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो मेजरमेंट के लिए होती है, ना कि वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी के लिए होती है, फ्रीडम के लिए, ये सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। बी सेकंड हमारा है पर कैपिटा इनकम includes and also indicates the level of income equality among the people। तो यहाँ पे जो equality among the people लिख दिया ना, income equality, तो ये पर कैपिटा इनकम नहीं इंक्लूड करती है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो सही है और सेकंड जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट रहने वाला है, दैट इज 1 is true and 2 is false, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनमें से हमें बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक कौन सी है। तो ए है इन्फ्लेशन रेट, बी कार इंडस्ट्री, सी मनी सप्लाई, डी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो माइक्रो जो है ना इनमें से वो है हमारी कार इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी माइक्रो में आ जाएगी, बाकी हमारी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन ऑन व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज द काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो होती है वो कौन से तरह के गुड्स जो हैं उन पर इम्पोज की जाती है। ए है रेयर गुड्स, बी लोकल गुड्स, सी एक्सपोर्टेड गुड्स, डी इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब भी गुड्स कोई इंपोर्ट होते हैं ना अपनी कंट्री में, तो उन पे जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूडेड होता है। तो ए है रेशियो ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स पर 100 पीपल इन एन एरिया, ये गलत है, ठीक है। बी है द बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू डिजीजेज, तो ऐसा भी नहीं होता। और स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल, तो ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि HDI जो है वो 4 बेसिकली फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कौन से मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये 4 जो है इंक्लूड किए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 16th का राइट आंसर है। 17th क्वेश्चन विच मार्केट कंसिस्ट ऑफ न्यू इशूज़ मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा होता है। ए है डेप्ट मार्केट, बी है कॉल मनी मार्केट, सी है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड डी है गिल्ट एज्ड मार्केट। तो ये तो कोई भी नहीं है, ठीक है। डेप्ट मार्केट भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे राइट आंसर है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट जो होते हैं वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज या न्यू इशूज़ मार्केट उनको कहते हैं, ठीक है। तो 17th का सी राइट आंसर था। 18th क्वेश्चन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो नोन एज, जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसको और क्या बोला जाता है। तो ए है ओवरहेड कॉस्ट, बी डायरेक्ट कॉस्ट, सी प्राइम कॉस्ट, डी संक कॉस्ट। तो इसको बोलते हैं हम ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। यही हमारी फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि फिक्स कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट आर बिजनेस एक्सपेंसिस दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। दीज आर लाइक इंटरेस्ट, रेंट, स्पीड पेड पर मंथ, जो कि बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो देने ही देने, ठीक है। कितने गुड्स एक बार में प्रोड्यूस हुए तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। 19th क्वेश्चन विच कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। तो रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स जब हम देखते हैं कि एक प्राइस गुड जो है उसकी कॉस्ट का और दूसरी कॉस्ट को जब हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ए है मार्जिनल कॉस्ट, बी एवरेज कॉस्ट, सी टोटल कॉस्ट, डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम ये वाली कॉस्ट देखते हैं ना तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि एक गुड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक गुड है 110 रुपीज़ का, दूसरा गुड है हमारे पास
100 रुपीज़ का, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास जो है वो पहला गुड जो है वो 90 रुपीज़ का है। तो अब 90 से हमें जब जाना है तो हम इन दोनों को जो है ना रिलेट करेंगे कि इसमें से हमें किस पे पहले जाना चाहिए। तो इसको हम सेक्रीफाइस कर देंगे और हम 110 जो मोस्ट सुटेबल होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं और ये जो है रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करके देखी जाती है, ठीक है। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन, विच लॉ इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो होता है इसकी एक्सटेंशन कौन सा लॉ है? तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और डी है लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वही एक्सटेंशन होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 20th का राइट आंसर है। 21st क्वेश्चन, एंड अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? तो ISDN के फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर में ज़रूर सब याद करके जानी चाहिए, ठीक है। आजकल फुल फॉर्म्स बहुत आ रही हैं। तो ए है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, सी इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क और डी है इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है वही हमारी ISDN की फुल फॉर्म है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP, ठीक है। तो BMP ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछा भी गया है JKSSB के द्वारा पहले भी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए है बाइट मैप, बी है बाइट मैप प्रोसेस, सी है बिट मैप, डी है बिट मैप प्रोसेस। तो बिट मैप प्रोसेस नहीं लगा के आना, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिट मैप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 का राइट आंसर है। 23rd क्वेश्चन, the technology used to provide internet by transmitting data over wires on the telephone network is called। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांसमीटर, बी है डायोड, सी है HHL, डी है DSL। तो ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो DSL जो है ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? तो यहाँ पे S लगा है तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो है बट आगे S भी है तो ये हमारा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है 24th क्वेश्चन का, ठीक है। 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है वो बतानी है। तो ए है MICR, बी है प्रिंटर, सी है ट्रैक बॉल, डी है OCR। तो इसका राइट आंसर सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आपको पता है प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है, कैरेक्टर रीडर, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ट्रैक बॉल, ये सब जो है ये हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 25th का राइट आंसर है। 26th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरस इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो ऐसा कौन सा वायरस होता है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से खुद को छुपाने के लिए ही उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो खुद को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से छुपा सके, ठीक है। तो ए है स्टेल्थ वायरस, बी है वॉर्म, सी है पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी है माइक्रो वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वायरसेस जरूर पढ़ के जाना अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है स्टेल्थ वायरस। ये जो है ना अपने आप को एंटीवायरस से जो है हिडन रखता है, ठीक है। तो अब 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 27th क्वेश्चन, a program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes is called। तो जो भी प्रोग्राम या कोड जो है हमारे कंप्यूटर में डाला जाता है और हमारी नॉलेज और मतलब हमारी मर्जी के बिना वो चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये सबको पता होगा। इसको बोलते हैं हम एंटीवायरस, नो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस, ठीक है। वायरस ही तो हमारा जो है वो हमारी नॉलेज के बिना डलता है, एंटीवायरस तो हम खुद डलवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 27th का राइट आंसर है कंप्यूटर वायरस। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेज प्रिंटर? तो इनमें से पेज प्रिंटर किसको बोलते हैं? तो ए है ड्रम प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं उनको पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। 29th क्वेश्चन, ability of an operating system to control activities of multiple programs at the same time is called, ठीक है। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक ही टाइम पे, तो इस एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो ए है मल्टीटास्किंग, बी है मल्टी प्रोसेसिंग, सी है मल्टी ऑपरेटिंग, डी है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक साथ जो है चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स, तो इसको हम बोलेंगे
मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वॉय इफेक्ट जो है दिया है, मैं आपको समझाती हूँ कि जो कॉन्वॉय इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई भी एक CPU में कोई भी एक काम एलोकेट किया गया है, ठीक है, और जब तक वो काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक जो पीछे वाली प्रोसेसेस है वो वेट करेंगे। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को जो है शेड्यूलिंग को बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राउंड रॉबिन, बी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, डी है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से समझ के होंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है कि जो पहले आएगा वही पहले होगा और पीछे वाले जो है वो वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने आपको डेफिनेशन भी दी है कि जो FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होते हैं, ठीक है, ये एल्गोरिज्म जो होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होते हैं। दैट इज वन CPU टाइम हैज़ बीन एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, अदर प्रोसेसेस कैन गेट CPU टाइम ओनली आफ्टर द करंट प्रोसेस हैज़ फिनिश। ठीक है, जब भी एक काम जो है CPU में चल रहा है, ठीक है, एलोकेट कर दी है एक प्रोसेस, तो जितने भी बाकी प्रोसेसेस होंगे वो वेट करेंगे जब तक पहले वाला काम जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है, दिस शेड्यूलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वॉय इफेक्ट, इसी को हम कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 30th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, अगर अच्छी नहीं लगी है देन आपकी मर्ज़ी, आप अगर डिसलाइक करना चाहते हैं, ठीक है, एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज 30 में से कितना स्कोर रहा है। एंड आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पार्ट 1 जो है इस वीडियो को ऑलरेडी अपलोडेड हमारे चैनल पे। फर्दर जो जनरल अवेयरनेस की वीडियोस हैं उन पे भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।